देखो लास्ट क्लास में हमने किया था, पहले आपको फॉरेक्स की कुछ थीम समझ में आई थी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन होने वाला है उसकी जरूरत क्या है और ट्रांजैक्शन करने कौन पार्टी किसके पास जाएगी। ठीक है। दूसरा मैंने वहां पे आपको एक कंसेप्ट समझाया था इनवॉइसिंग का। अगर इनवॉइसिंग फॉरेन करेंसी में है तभी फॉरेन एक्सचेंज का डर होता है मन में, अदरवाइज मन में कोई डर नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेन एक्सचेंज कम होती है या ज्यादा होती है। चलो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कोटेशंस को समझना। अगर ये बेस क्लियर नहीं हुआ आपका तो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये फॉरेक्स चैप्टर की एबीसीडी है, तो एबीसीडी आएगी तभी आगे के वर्ड्स बन पाएंगे। जरूरी नहीं है इस पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आए, हो सकता है डायरेक्टली भी आ जाए, हो सकता है डायरेक्टली ना आए, पर इस क्वेश्चन इसका यूज हर क्वेश्चन में आएगा ये पक्का है। कल के आंसर भी देखते हैं, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये देखो कोटेशंस बताते वक्त मैंने आपको बोला था कोटेशंस दो तरीके से आ सकती है। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लो। पहला सिंपल कोटेशन जिसमें केवल और केवल एक सिंगल प्राइस दी हुई होगी, यहाँ पे बिड आस्क का कंसेप्ट नहीं होगा, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक ही रेट को बिड माना जाएगा, उसी रेट को क्या माना जाएगा, आस्क। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन को इजी बनाना हो तो सिंपल कोटेशन दी हुई आ सकती है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको दो रूल पढ़ाए थे, आपको अगर रूल्स याद होंगे थोड़े बहुत, तो मैंने आपको दो रूल बताए थे कल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 किस चीज का था, चलो बताओ मुझे। रूल नंबर 1 से क्या डिसाइड होता है, रूल नंबर 1 लगा के क्या डिसाइड किया जाता है, रेट डिसाइड करते हैं हम। ठीक है, रेट का मतलब क्या कि बिड रेट काम की है या आस्क रेट काम की है। अगर मान लो सिंपल कोटेशन दे रखी है, अब मुझे सोच के बताओ क्या रूल नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी क्या। अगर जो कोटेशन दे रखी है वो सिंपल वाली है, बिड आस्क वाली नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 की जरूरत ही नहीं है। अगर सिंपल कोटेशन है तो आपका रूल नंबर 1 डायरेक्टली स्किप हो जाएगा, केवल और केवल आपको रूल नंबर 2 देखना पड़ेगा। रूल नंबर 2 क्या बताता है हमें, रूल नंबर 2 क्या बताता है, हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, बस। और इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर दे रखी है, आंसर नीचे वाली करेंसी का निकालना है तो डिवाइड कर दो। उल्टा है अगर सिस्टम, अगर क्वेश्चन नीचे वाली करेंसी का दे रखा है क्वेश्चन में वैल्यू, और हमें आंसर जो निकालनी है वो ऊपर वाली करेंसी का निकालना है, तो इस केस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद देखो कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन या टर्मिनोलॉजी सीख लेना। जो यहाँ पे पर यूनिट वाली करेंसी होती है, ये कई कई बार पर यूनिट में होती है, कई बार ये 100 यूनिट्स में भी होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पर यूनिट एक जिसकी वैल्यू दी होगी, मतलब $1 के बराबर अगर कुछ दिया हुआ होगा तो हम बोलेंगे $1 इज द बेस करेंसी, मतलब ये कॉमोडिटी है या फिर ये चॉकलेट है जिसकी प्राइस हमें बता रखी है दूसरी करेंसी में, तो डॉलर की जो प्राइस बताई जा रही है वो बताई जा रही है रुपीज में। ठीक है, उसके बाद आती है मेन चीज, बिड आस्क कोटेशन। बेस करेंसी होम और हाँ कोई भी हो सकता है, अभी देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये सब चीजें समझ में आती जाएगी। फिर मैंने बिड आस्क बताया था आपको, बिड आस्क में आपको देखो दो रेटें मिल रही है, एक जो पहले वाली रेट होगी वो हमेशा छोटी होगी, जो बाद वाली रेट होगी वो हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, पहले वाली रेट को बिड रेट बोलेंगे, बाद वाली रेट को आस्क रेट बोलेंगे। अब अगर इसको दो पार्टी होती है हमेशा, एक पर्सन और दूसरा मनी चेंजर। ठीक है, तो मनी चेंजर जो होगा अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप बोलोगे बिड रेट का मतलब बाय रेट और आस्क रेट का मतलब सेल रेट। लेकिन जब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उल्टा हो जाएगा, बिड रेट का मतलब सेल रेट और आस्क रेट का मतलब बाय रेट। देखो ये तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हो, इसका सिंपल तरीका हिंदी में होता है, वो ये है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर बेचना है सेल करना है तो सस्ती रेट मिलेगी हमें, अगर खरीदना है हमें बाय करना है तो हमें महंगी रेट देनी पड़ेगी, बस इतना सा ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो जी, स्प्रेड क्या होता है, एक और टर्म आया था यूज, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब बिड और आस्क का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं।
चलो आगे। फिर मैंने आपको बोला था कोटेशन कुछ अलग अलग तरीके से लिखी हुई आ रही थी वहां पे। देखो एक ये तरीका था 70.50/70 का मतलब यहाँ पे 70/50/70 नहीं है, ये 70 विल रिप्लेस द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ बिट। ठीक है, तो इसकी फुल कोटेशन बन गई थी आपकी कौन सी वाली, ये वाली 70.50/70.70। क्लियर है यहाँ तक सबको? इन कंसेप्ट्स में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बेस है, मैं आपको बार बार में इसीलिए इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। चलो अब बात आ रही है कन्वर्जन करने की। देखो एक करेंसी से दूसरी में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था हमने, इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे रूल याद करवा के, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। तो अब एक बार होमवर्क वाले के आप आंसर बताओ, उससे मुझे पता लग जाएगा कि किसी ने कोई मिस्टेक की है क्या। चलो जी, पहला इसमें बोला जा रहा था 20 लाख रुपए हैं आपके पास और आपको क्या चाहिए, येन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, येन का इनफ्लो होगा। कितना बता रहे हो आप लोग? येन इनफ्लो इक्वल टू येन 500 लैक्स। सबका ये आ रहा है क्या? सबका 500 लैक्स आ रहा है? चलो जी, कोई वेरी गुड। सेकंड का सॉल्यूशन, आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको 5 करोड़ चाहिए तो येन का क्या होगा आपकी बार येन का आउटफ्लो होगा, है ना। आंसर कितना आ रहा है आपका? 130 करोड़। ओके, आंसर डिफर आ रहा है यहाँ पे, किसी का 125 करोड़ है, किसी का 150 करोड़ है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रूल लगाते हैं यहाँ पे। कोटेशन क्या दी थी मैंने? कोटेशन दी थी येन बाई रूपी। क्वेश्चन में रूपी दे रखी है, येन पे जाना है, मतलब करना तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करना है, ये तो समझ में आ गया। कौन सी रेट से मल्टीप्लाई करना है? देखो बेस करेंसी कौन सी, यहाँ पे रूपी, और आपको रूपी बाय करना है, मतलब महंगी रेट लगेगी। महंगी रेट कितनी थी इसमें? कोटेशन में कितनी महंगी रेट थी? 26 रुपए। तो 26 से मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे 5 करोड़ को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? येन 130 करोड़ इज द राइट आंसर। 125 करोड़ किसने बोला था? वो चेक करो आंसर में आपने मिस्टेक कहाँ की है। बताओ कहाँ मिस्टेक की है आपने आंसर में? रेट में गड़बड़ की थी ना, तो क्यों की थी चेक करो ना। आपको मैंने बोला था, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, रुपी खरीद रहे हो या बेच रहे हो? बेस करेंसी के लिए सोचना होता है हमेशा। आपको रुपी चाहिए, मतलब आप रुपी खरीदोगे बैंक में जाके, है ना, और खरीदोगे तो महंगी रेट लगेगी। क्लियर है क्या अब? ओके, हमने लिखा 26 से था, कैलकुलेट 25 से कर दिया था। सिली मिस्टेक, पर सिली मिस्टेक से भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट पे चलें अब। पॉइंट नंबर 2 था ये। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं एक बार। कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखो बैंक के पास आप जाओगे तो बैंक वाला क्या कर सकता है, आपसे कमीशन चार्ज कर सकता है ना, है ना। अब अगर कमीशन चार्ज करने का आपको क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखा है, तो हमें उसको यूज करके पता लगाना है कि किस तरीके से कमीशन कैलकुलेट होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, समझना यहाँ पे। एग्जाम्पल, चलो कंफर्ट वाली करेंसी पे आ जाएंगे हमारी। कौन सी होती है कंफर्ट वाली करेंसी? रुपी बाई डॉलर। रुपी बाई डॉलर की रेट दे रखी है सपोज 74
ऑब्लिक 75, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल कोटेशन। अब इसके बोला जा रहा है अलावा, इन एडिशन टू दिस बैंक charges a commission of 2%, ठीक है। देखो बैंक 2% का कमीशन चार्ज करती है आपसे। अब यहाँ पे देखना सिचुएशन में, आपको दो सिचुएशन पूछ रहा हूं। ए, मिस्टर ए सेल्स $10,000 टू बैंक, ठीक है। इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट कमीशन एंड नेट रुपी इनफ्लो। एक तो कमीशन बता देना, एक रुपी का इनफ्लो कितना आ रहा है वो बता देना, ठीक है जी। बी पे आ जाते हैं। बी क्वेश्चन, मिस्टर ए बाइज $50,000 फ्रॉम बैंक, कैलकुलेट कमीशन एंड नेट रुपी आउटफ्लो। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए सब? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। बैंक ने आप बैंक में गए, बैंक ने आपको कोटेशन दी, ये लो जी कोटेशन है, 74/75 की कोटेशन है। साथ में बैंक ने बोला जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर 2% का कमीशन चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब दो एग्जांपल लिए मैंने। मिस्टर ए बैंक को डॉलर बेचेगा तो क्या कैलकुलेशन होगी, मिस्टर ए बैंक से डॉलर खरीदेगा तो क्या कैलकुलेशन होगी, ठीक है जी। देखो सॉल्यूशन में हम करते हैं, पहले तो एक डायग्राम बनाओ जिससे आपकी इमेज बने माइंड में। दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज बैंक। ए वाले की बात कर रहे हैं हम। देखो मिस्टर ए बैंक को क्या दे रहा है और बैंक इसको क्या दे रहा है, बताओ। मिस्टर ए क्या दे रहा है बैंक को? मिस्टर ए बैंक को क्या दे रहा है यहाँ पे? डॉलर्स। वेरी गुड। तो इसने कितने डॉलर दिए हैं? $10,000 इसने बैंक को दिए हैं। बैंक इसको क्या देगी? रुपीस देगी। अब देखो यहाँ पे समझने का तरीका बहुत सिंपल है। एक बार कमीशन को इग्नोर कर दूं, एक बार कमीशन को इग्नोर कर दो। आप पहले बिना कमीशन के मुझे बताओ बैंक आपको क्या देगी? बोलो बैंक आपको क्या देगी? 74 से देगी या 75 से देगी? डिसाइड करो। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो और चेक करो, कस्टमर ने डॉलर बेचा है या खरीदा है? बेचा है मतलब सस्ती रेट, 74 विल बी द रेट, ठीक है। कोटेशन पे आ जाएगा, करो आंसर निकल जाएगा आपका। 74 तो रेट ले लो। दूसरा क्वेश्चन में डॉलर दे रखा है, आपको रुपीज में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर। आ रहा है समझ में? इस तरीके से हमेशा कैलकुलेशन कर लेना, रूल लिखने की जरूरत नहीं है बार बार में कॉपी में। कोटेशन पे जाना और सिंबल लगा देना वहां। तो 74 से मल्टीप्लाई कर दो तो बैंक आपको देगी 10,000 इंटू 74, कितना होता है? 7,40,000 रुपए। बताओ अब मुझे बताओ, 7,40,000 रुपए देगी क्या बैंक आपको? अब कमीशन का रोल समझने की बात है। क्या बैंक आपको 7,40,000 रुपए देगी क्या? नहीं देगी, कम देगी। तो इसका मतलब यहां से क्या कर दूं मैं? लेस कमीशन, 2% का कमीशन लेस कर दो यहाँ पे। 7,40,000 का 2% कितना होगा? 14,800 का कमीशन लेस कर दिया जाएगा। बैंक नेट कितने रुपए दे रही है आपको यहाँ पे बता दो मुझे। 7,25,200 क्या? लो बताओ, ये कैलकुलेशन किसको समझ में नहीं आई वो हैंड्स अप कर दो। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। क्लियर है सबको? अब क्या आप मुझे यहाँ पे इफेक्टिव रेट बता सकते हो क्या, कि कस्टमर को इफेक्टिवली क्या प्राइस पड़ी?
इफेक्टिव प्राइस क्या पड़ी यहाँ पे? वैसे कोटेशन तो 74 की थी, पर इफेक्टिव प्राइस हो गई यहाँ पे 72.52। वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 बी पे चलते हैं। बी पार्ट अगेन वही डायग्राम, मिस्टर ए और यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक। मिस्टर ए बैंक को क्या दे रहा है और बैंक मिस्टर ए को क्या दे रहा है? आपकी बार बी पार्ट में देख के बताओ। मिस्टर ए क्या दे रहा है? देखो बैंक को, बोलो मिस्टर ए बैंक को क्या दे रहा है? मिस्टर ए बैंक को क्या दे रहा है? रुपीज, परफेक्ट आंसर। ठीक है, रुपीज दे रहा है। इसको एरो चेंज कर देता हूं मैं, नीचे वाला एरो देने वाला बना देते हैं एक बार। रुपीज देगा। ले क्या रहा है ये बैंक से? बैंक से ले रहा है ये डॉलर। कितने डॉलर ले रहा है? $50,000 ले रहा है। ठीक है, देगा कितने? रुपीज। अब अगेन दोनों रूल लगाने हैं, आ जाओ एक बार कोटेशन पे चल रहा हूं मैं। कोटेशन पे दोनों रूल लगा रहा हूं। पहला रूल विडास्क, डॉलर क्या कर रहा हूं मैं? डॉलर में सेल कर रहा हूं क्या या बाय कर रहा हूं? बाय कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी, डॉलर बाय कर रहे हैं हम। डॉलर हम बाय कर रहे हैं और बाय करने का मतलब महंगी रेट लगेगी तो 75 लग जाएगी। ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन में डॉलर दे रखे हैं, आंसर रुपीज में चाहिए तो मल्टीप्लाई ही करना है। अब की बार भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो ऐसे लॉजिक मत बना लेना 74 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 75 से तो डिवाइड होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। रूल्स फॉलो करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 50,000 इंटू 75 कितना आया? रुपीज 37,50,000। ठीक है, 37,50,000 रुपीज में बैंक को दूंगा। चलो ये तो विदाउट कमीशन था। अब मुझे बताओ, क्या मैं बैंक को इतने ही दूंगा या कुछ और दूंगा? क्या मैं बैंक को इतने ही रुपए दूंगा या कुछ और दूंगा? कमीशन देना पड़ेगा क्या आपकी बार? देखो पिछली बार कमीशन लेस किया था मैंने, क्या अब की बार कमीशन लेस करूं या ऐड करूं? अब की बार कमीशन ऐड करना पड़ रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। सबको समझ में आ रही होगी, ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसका 2% निकालो, 37,50,000 का 2%, 75,000 रुपीज में और दूंगा बैंक को, तो नेट मेरा आउटफ्लो कितना होगा? ये हो जाएगा 38,25,000। नाउ कैन एनीवन कैलकुलेट इफेक्टिव रेट? क्यों क्यों ऐड किया कमीशन? बैंक कमीशन लेगा ना आपसे। देखो सिचुएशन कोई सी भी हो, ट्रांजैक्शन कोई सा भी हो, बैंक तो कमीशन लेगा ही, देगा थोड़ी आपको कभी। कभी भी बैंक कमीशन देगा क्या? ये तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, इसीलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं। तो आप यहाँ पे रट्टा मत मारना कि कमीशन लेस होगा या ऐड होगा। सिचुएशन देखो, हमेशा बैंक कमीशन लेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब मैं बैंक को पैसे दे रहा हूँ तो उसमें कमीशन ऐड हो जाएगा, जब मैं बैंक से पैसे ले रहा हूँ तो उसमें से कमीशन लेस हो जाएगा। सिंपल। तो देखो अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना, कंक्लूजन में आ रहे हैं हम यहाँ पे नीचे। हरीश समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। कंक्लूजन मैं बोल रहा हूँ, कोटेशन जो बैंक ने दी थी विदाउट कमीशन, वो क्या कोटेशन थी? रुपी बाई डॉलर इज इक्वल्स टू 74/75। अगर मैं बैंक को ये बोलता कि आप मुझे इफेक्टिव रेट बता दो, इफेक्टिव रेट इंक्लूडिंग कमीशन, तो क्या रेट होती? क्या कोई कैलकुलेट कर सकता है? कर सकते हैं ना आराम से, बताओ कैसे कैलकुलेट होगी? ऊपर अभी नहीं निकाला था, उसको भूल जाना, उससे तो हम मैच करेंगे क्या वो मैच हो रही है क्या। बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो 74 का मतलब क्या है? 74 रुपीज बैंक हमें देगा या हम बैंक को देंगे? 74 रुपीज बैंक देगा हमें, तो बैंक जब देता है तो कम देता है, तो यहां से कमीशन लेस कर दो। 75 रुपीज हमेशा बैंक लेगा, तो जब वो लेगा तो इसमें कमीशन ऐड कर दो। आ रही बात समझ में?
भाई बिड रेट का मतलब क्या होता है? बिड रेट मतलब बैंक जिस रेट पे बाय करता है, यही होता है। तो बैंक जब भी खरीदेगा मतलब वो रुपीस देगा, रुपीस देते वक्त वो अपना कमीशन क्या कर लेगा, उसमें से काट लेगा। और जब वो रुपीस रिसीव कर रहा होगा तो उसमें अपना कमीशन क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। तो 74 में से 2% लेस करो और 75 में 2% ऐड करो। 74 में से 2% लेस करो, कितना होता है? 72.52 होता है। ऑब्लिक इसमें 2% ऐड करेंगे तो 76। दिस इज द इफेक्टिव रेट। क्या यही आई थी क्या? ऊपर चेक कर लो, देखो 72.52 एंड 76.50 यही आई थी। तो आपको दोनों तरीके बता दिए मैंने। अगर आपको डायरेक्टली इफेक्टिव रेट निकाला है, अगर आपने डायरेक्टली इफेक्टिव रेट निकालनी है तो बहुत सिंपल सा है, रटने वाले बच्चे रट लो। कैसे रटेंगे? बिड में से माइनस होता है, आस्क में प्लस होता है। ठीक है, रटने वाले रट लेंगे और समझने वालों को लॉजिक समझ में आ गया। चलो क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़े। अब अगर आपको कमीशन दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में तो आप कैलकुलेट कर पाओगे? ओके चलो, कमीशन हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कौन सा था ये कंसेप्ट? नंबर था पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4। अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। अब अभी तक तो कोटेशन एक ही देखी थी ना आपने। अब मैं आपको दे रहा हूं मल्टीपल कोटेशंस। ठीक है, मल्टीपल कोटेशन को कैसे यूज करना है वो आपको सीखना है। मल्टीपल कोटेशंस अगर आपको दी हुई आती है तो क्या करेंगे हम? तो यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं ब्रैकेट में, कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड रेट। तो देखो, वैसे जब भी मल्टीपल कोटेशन दी हुई आएगी तो ऐसे केस में कन्वर्जन करने के आपके पास दो तरीके होंगे। ठीक है, कन्वर्जन जो करेंगे हम वो दो तरीके से होगा। अभी हम चेक कर लेंगे। पहला तरीका होगा स्टेप वाइज कन्वर्जन फ्रॉम मल्टीपल कोटेशंस। ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ मैं क्या लिख रहा हूं, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ये लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, कन्वर्जन यूजिंग इम्प्लाइड रेट। ठीक है, हो गया नोट? नोट कर लो एक बार। टू मच गर्मी हो रही है आज, टू मच। हो गया नोट? चलो आगे बढ़े हम, आगे चले हम। अब एग्जाम्पल देता हूं आपको और फील करना, समझना इसको। एग्जाम्पल, ठीक है, एक बार बेसिक से चलते हैं। एक रुपी बाई डॉलर की कोटेशन है हमारे पास। दिस इज 72.50 ऑब्लिक 72.90। अगेन नेक्स्ट कोटेशन इज रुपी बाई पाउंड। ठीक है, दिस इज 1.25 ऑब्लिक 1.40। ठीक है, ऐसी कोटेशन अब आपको रीड करनी आती है बहुत अच्छे से।
कुछ चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, 2 कोटेशन है। फर्स्ट कोटेशन में दिस इज द बेस करेंसी, सेकंड कोटेशन में पाउंड इज द बेस करेंसी। ठीक है, तो ऐसा कभी फिक्स नहीं है कि डॉलर बेस करेंसी होगी। जिस तरीके से कोटेशन लिख रखी है उस कोटेशन को देखो आप, जिस चॉकलेट की प्राइस है उस चॉकलेट को हमेशा बेस करेंसी बोलेंगे हम। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन में केवल वर्बली बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा क्योंकि उसका आंसर आपको आता है, इसलिए फटाफट से निकाल के बता दो। अगर यहाँ पे एक कस्टमर बैंक के पास जाता है और वो बैंक को सेल करता है $1000, अगर एक कस्टमर बैंक को जाके $1000 सेल करता है तो बैंक वाला उसे कितने रुपीज देगा? वर्ड अच्छे से सुनना, इस चैप्टर में करेंसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो अगर कस्टमर बैंक को जाके डॉलर दे रहा है तो उसको कितने रुपीज का इनफ्लो होगा? $1000 देने के बदले कितने रुपीज मिलेंगे? 72,500 राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चलो मैं लिख ही देता हूं, एक काम करता हूं, आपको थोड़ा और बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। मिस्टर ए, दिस इज बैंक। क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टर ए ने बैंक को $1000 दिए, तो बैंक इसको दे रहा है कितने? आपने कहा ₹72,500। अंतिमा एक जीरो कम लगा दिया आपने। ठीक है, दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अब की बार कस्टमर बैंक को दे रहा है पाउंड। कितने पाउंड दे रहा है? सपोज 10,000 पाउंड दे रहा है। बैंक इसको कितने डॉलर्स देगी? चलो बताओ, यहाँ बाद में आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कौन सा था, आंसर कौन सा था। बताओ, बैंक इसको कितने डॉलर देगी? $72,50,000 is the wrong। $12,500। वेरी गुड। दक्षिता, कहां से दिया था तुमने जवाब? डॉलर ही देगी ना। अब देखो यहाँ पे 2 कोटेशन आने से कंफ्यूजन क्या होता है, हमें पता लगता नहीं कौन सी कोटेशन यूज लेनी है। बहुत सिंपल सा आंसर है, जो क्वेश्चन में 2 कोटेशन यूज आ रही है, केवल क्वेश्चन में 2 करेंसी जो यूज आ रही है उसी कोटेशन को देखना है। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है उसमें फर्स्ट वाली कोटेशन यूज आ रही है, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड वाली कोटेशन यूज आ रही है। तो इसको दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीपल कोटेशंस नहीं कहा जाता। ठीक है, वो तो एक ही कोटेशन पे वर्क हो रहा है। अब जो मेरा थर्ड एग्जाम्पल है ना, उसको समझना है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये यहाँ पे बैंक को दे रहा है पाउंड, सपोज 1 लाख पाउंड दे रहा है। अब ये बैंक से जानना चाहता है कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो पहली बात तो मुझे बताओ, क्या बैंक ने पाउंड और रुपए की कोटेशन दे रखी है? क्या बैंक ने पाउंड और रुपए की कोटेशन दे रखी है, हाँ या ना? नहीं दे रखी। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होगी वो 2 बार बैंक से करनी पड़ेगी। तो समझना, यहाँ पे ये जो कोटेशंस है, मैं ये बात कर रहा हूँ फील लेने के लिए, समझ जाना, ये 2 अलग अलग बैंक से कोटेशन मिली है मुझे। मैं जब HDFC से पूछने गया था तो HDFC ने ये रेट दी थी और ICICI ने ये रेट दी है। ठीक है, तो 2 अलग अलग बैंकों ने 2 अलग अलग रेट दे रखी है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे पाउंड के बदले रुपी चाहिए। अब कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर आपको सामान खरीदने जाना है बाजार में, आपको क्या खरीदने जाना है? रुपीज। बेचोगे क्या आप? पाउंड। पाउंड बेच के रुपीज कैसे खरीदे जा सकते हैं? क्या एक ही दुकान से सामान मिल जाएगा या 2 दुकान पे जाना पड़ेगा? 2 पे जाना पड़ेगा। वेरी गुड, पहले डॉलर ले लो देन रुपीज। परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो मैंने फील लेने के लिए आपको बता दिया 2 बैंक है। ठीक है, आप हमेशा क्वेश्चन करो तो यही नजर में रखते हुए कर लेना क्वेश्चन कि 2 अलग अलग बैंकों से कोटेशन आई है।
ठीक है, जबकि कोटेशन क्या होती है, मार्केट में मिल सकती है, एक्सचेंज पे भी मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज पे भी ट्रेड होती है ये चीजें। तो कुल मिला के अभी आपको यहाँ पे 2 बार ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी अगर ये आपका क्वेश्चन है तो। क्या क्या करना पड़ेगा देखो। पहला, सबसे पहले आप जाओगे HDFC बैंक के पास। HDFC बैंक को क्या दोगे, सॉरी ICICI के पास जाओगे क्योंकि आपके पास तो पाउंड है। आप जाओगे पहले ICICI बैंक के पास, इसको आप पाउंड दोगे 1 लाख, बदले में इससे क्या लोगे आप, डॉलर। अब मुझे बताओ ICICI बैंक आपको कितने डॉलर देगी। कोटेशन आपने लिख रखी है, आराम से सोच समझ के रूल लगा के आंसर निकाल लेना, गलती की गुंजाइश मत रखना। आंसर थोड़े धीरे निकलेंगे चलेगा, हमें गलती मत करना। अगर कस्टमर ICICI बैंक को पाउंड देता है 1 लाख, तो उसे बदले में डॉलर कितने मिलेंगे। 1,25,000 मिलेंगे, गुंजन ने कहा है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ये धीरे धीरे है ना, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जानी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस करने का यही पर्पज है। 1,25 मिल गए, पर मुझे तो रुपये चाहिए। अब मैं जाऊंगा HDFC बैंक के पास, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, आप गड़बड़ मत कर देना, ये मिस्टर ए है, यहाँ पे भी आप बैंक समझ लोगे कहीं। अब की बार ये जाएगा HDFC बैंक के पास, इसको ये क्या देगा, डॉलर। कितने डॉलर देगा, 1,25,000, और बदले में ये इसको क्या दे देगा, रुपीज। कितने देगा बोलो। अगर HDFC बैंक को मैं डॉलर देता हूं 1,25,000, तो वो मुझे कितने रुपीज देगा। 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब आंसर चेक करना पड़ेगा। ज्यादा आंसर आ रहे हैं, 90,62,500। क्या करेक्ट है क्या ये। देखो मैं डॉलर सेल कर रहा हूं, सेल करने के लिए सस्ती रेट। आंसर चाहिए ऊपर वाला, तो मल्टीप्लाई, तो 72.50 से मल्टीप्लाई करना है। किससे किया है आप लोगों ने, इसी से किया ना। 90,62,500। लो जी, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये आंसर निकालते वक्त मुझे बताओ, मैंने क्या स्टेप वाइज सॉल्यूशन किया है क्या मैंने दोनों कोटेशन को स्टेप वाइज यूज किया है। बस इसी को मैंने यहाँ पे बोला था। अब आप नोट्स में आके पढ़ोगे तो यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने, वो आपको समझ में आएगा। कन्वर्जन करने के लिए एक तरीका तो है स्टेप वाइज कन्वर्जन फ्रॉम मल्टीपल कोटेशंस। ठीक है, हर कोटेशन को यूज करते करते हर स्टेप पे एक कोटेशन को यूज करो और आंसर निकालो। तो एक तरीका तो आपका सॉल्यूशन करने का ये है। एक दूसरा तरीका हो रहा है यहाँ पे, शॉर्टकट है, दैट इज कन्वर्जन बाय यूजिंग इम्प्लाइड रेट। इसको यूज करने से पहले आपको इम्प्लाइड रेट क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा। पहले तो बताओ, अभी तक जो ये क्वेश्चन किया है ये आपके दिमाग में जा चुका है क्या, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, एक इस तरीके से आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो वहां पे एक लाइन लिख देना, क्या, पाउंड से आप कन्वर्ट करा के डॉलर पे जाओगे और डॉलर से आप कन्वर्ट करा के रुपीज पे जाओगे। ये आपकी रूट है, इस रूट को लिख लेना ताकि आपको ध्यान में रहे हमें करना क्या है। तो 2 स्टेप का रूट है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। ठीक है, ये क्या निकाला है अंतिमा ने, अंतिमा ये क्या निकाला है आपने, 90.625 एंड 102.06 इम्प्लाइड रेट निकाली आपने। क्या बात है, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं हम क्या ये इम्प्लाइड रेट है क्या। चलो, ये कंसेप्ट नंबर कौन सा था, 4 था ना। 4A लगाओ यहाँ पे और चेक करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला जो अभी पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 4A, कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लाइड रेट। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है अगर आप लोग डायरेक्टली निकाल रहे हो तो। ठीक है, पर इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो उनको ध्यान रखो ताकि गलती नहीं हो आगे। देखो इम्प्लाइड रेट, इसी क्वेश्चन से निकालते हैं हम इम्प्लाइड रेट। तो 2 कोटेशन हमें दे रखी है, ये वाली। हमें बताओ कौन कौन सी करेंसी को यूज करना है कोटेशन में।
मतलब हमारी जो फाइनल कोटेशन होनी चाहिए उसमें कौन सी दो करेंसी होनी चाहिए? किसकी इंप्लाइड रेट निकालना चाहेंगे हम इस क्वेश्चन में? पाउंड एंड रुपीज की इंप्लाइड रेट निकालना चाहते हैं ना हम। तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। देखो, अगर सेम कोटेशन को यूज कर रहा हूं मैं, यूजिंग सेम कोटेशंस जो ऊपर दे रखी थी, आप बोल रहे हो कि इंप्लाइड रेट रुपी पाउंड की निकालनी है। अब उसमें रुपीज को बेस में रखना है या पाउंड को, ये भी बताओ। बेस में किसको रखूं, रुपीज को या पाउंड को? पाउंड को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी को भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। बेस में कोई सी भी करेंसी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपी डॉलर की 72.50 और 72.90 लिखा था हमने, एक बार वापस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सर कैसे पता चला कि इंप्लाइड रेट निकालनी है? कहाँ पता चला? मुझे तो निकालनी नहीं है इंप्लाइड रेट। किसकी निकालनी है? हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या था, पाउंड देके रुपीज खरीदने, तो इन दोनों के बीच की तो रेट चाहिए ना मुझे। मुझे इन दो करेंसी की एक रेट चाहिए, इन दोनों करेंसी की रेट नहीं है यहाँ पे। रुपी की डॉलर के साथ है, डॉलर की पाउंड के साथ है, मुझे चाहिए पाउंड की रुपीज के साथ। तो इसी को तो बोलेंगे हम इम्प्लाइड रेट। इम्प्लाइड रेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर आप अपनी इफेक्टिव रेट निकालना चाहते हो, है ना। आप अपनी इफेक्टिव रेट जानना चाहते हो कि इफेक्टिवली अगर मैं ये दोनों जगह जाके ट्रांजेक्शन करूंगा, एक बार मैं जाऊंगा एचडीएफसी के पास, एक बार मैं जाऊंगा आईसीआईसीआई के पास, तो इन दोनों के पास जब मैं जाके ट्रांजेक्शन करूंगा तो इफेक्टिवली मेरे लिए जो कोटेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड रेट। ठीक है, तो इसीलिए इसका शब्द का नाम दिया गया इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीन्स एक्चुअल रेट नहीं है ये। इम्प्लाइड को आप बोल सकते हो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट आ रही है ना सामने, दोनों ट्रांजेक्शन को करने से जो इफेक्टिव रेट आ रही है, दैट इज नोन एज इम्प्लाइड रेट। तो देखो, एक कोटेशन तो रुपी डॉलर दे रखा था आपको, एक दे रखा था डॉलर बाई पाउंड। ये कितना दे रखा था, 1.25/1.40, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट इम्प्लाइड रुपी बाई पाउंड। देखो, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है आपका कि क्वेश्चन खुद ही बोल दे आपको कि क्या इम्प्लाइड निकालना है, एक क्वेश्चन नहीं बोलेगा, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जो मैंने यहाँ दिया था आपको, कि आपको पाउंड देके रुपी लेने हैं। अब आपको यहाँ पे इम्प्लाइड अपनी मर्जी से निकालना है। बताओ जरूरी है क्या निकालना, या स्टेप वाइज आंसर से भी आंसर आ रहा है? इम्प्लाइड निकालना कोई कंपल्शन है क्या? कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो कोई कंपल्शन नहीं है, पर मान लो चला के क्वेश्चन ही आ गया, तो ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो इम्प्लाइड का कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा ना, वरना तो मुझे जरूरत नहीं है इम्प्लाइड की। मैं तो डायरेक्ट स्टेप वाइज चल के भी आंसर निकाल सकता हूँ, पर डायरेक्टली अगर क्वेश्चन इम्प्लाइड का आ गया तो आपको सीखना जरूरी बनता है। कैसे निकालनी है देखना एक बार। देखो, आपकी कोटेशन में दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार राइट हैंड साइड को भूल जाते हैं, उस पर नजर मत डालो, केवल लेफ्ट साइड पे नजर डालो। लेफ्ट साइड में हमें क्या एक्शन लेना है, सेम एज इट इज एक्शन हम कहा लेंगे, राइट साइड में। ठीक है, देखो समझना इसको। हमारे पास दो कोटेशन दे रखी है हमें, एक रुपी अपॉन डॉलर है, एक डॉलर अपॉन पाउंड है। मुझे चाहिए क्या, रुपी अपॉन पाउंड। तो बेसिक सा आंसर है, इन दोनों ट्रांजेक्शन को मल्टीप्लाई करने से क्या मेरी इंप्लाइड रेट बन रही है क्या? मल्टीप्लाई करने से समझते हो ना आप क्या होता है, बन रही है, बस यही है। तो इसको देखो मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं एक बार इसको ए के नाम से डिनोट कर रहा हूं, इसको बी के नाम से। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। बस अब ये आपको समझना है हर क्वेश्चन में कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से काम बन रहा है।
ए को बी से डिवाइड करने से काम बन रहा है, बी को ए से डिवाइड करने से काम बन रहा है, किस तरीके से आपका काम बन रहा है। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं समझा देता हूँ। ए का मतलब रूपी अपॉन डॉलर, ठीक है। ये ए बी क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि शॉर्ट में लिखा जाए। आप बोलोगे सर डायरेक्ट ही लिख दो, तो डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये लो, ए इंटू बी करने का मतलब ये होता है, ठीक है। इसमें डॉलर से डॉलर कट हो जाएगा तो बचेगा क्या अल्टीमेटली, रूपी बाई पाउंड। हो गया क्या हमारा काम। देखो जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है, सेम काम हमें किस में करना है, राइट हैंड साइड में करना है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, वो समझ लेना, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, यहाँ पे लिख लेना। मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, बिड इंटू बिड, आस्क इंटू आस्क। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, आप पूरा लिख लो, आप ए बी से कंफ्यूज मत होना जाना। यहाँ पे जो बी का मतलब है वो है बिड इंटू बिड, एंड यहाँ पे जो ए का मतलब है वो है आस्क इंटू आस्क। तो देखो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज है, इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल यूज आ रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिंबल यूज आने का मतलब है बिड को बिड से मल्टीप्लाई करो, आस्क को आस्क से मल्टीप्लाई करो। एक बार नोट्स लिख लो, बाकी और सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर डिवाइड साइन यूज आया तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, मींस बिड को डिवाइड करो किससे, आस्क से, और आस्क को डिवाइड करो किससे, बिड से। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई सिंबल है तो सीधा चलो, अगर डिवाइड वाला सिंपल है, मल्टीप्लाई में तो सीधा चलना है, डिवाइड में क्या करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, दिस इज मल्टीप्लाई का मतलब स्ट्रेट, और डिवाइड का मतलब क्रॉस। ये अलग से नोट करो एक बार, समझ में आया कुछ 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 समझ में आया क्या। दिस इज एक्सपर्ट नॉलेज। अगर ये नॉलेज गेन कर ली फिर कुछ भी नहीं है इन चैप्टर्स में, यहीं पे तो फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन आना और क्वेश्चन नहीं आना। आ गया सबको यहाँ तक। चलो अब मैंने कहा यहाँ मल्टीप्लाई यूज आ रहा है तो सीधे चलेंगे, सीधे सीधे का मतलब मल्टीप्लाई कर दो बिड को बिड से, आस्क को आस्क से। चलो बिड को बिड से मल्टीप्लाई करूं, 72.50 को 125 से मल्टीप्लाई करो, 72.50 को मल्टीप्लाई करो 1.25 से, ये आपका बिड का आंसर आएगा। और आस्क का क्या आएगा, 72.90 इंटू 1.40। आंसर कितना आता है आपका, 90.625 ऑब्लिक 102.06। दिस इज योर इम्प्लाइड रेट। कुछ कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को। आगे ये समझ में कंसेप्ट। चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम, इम्प्लाइड रेट निकालने। तो देखो अगर अब इस ऊपर वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से पहले तो हमने स्टेप वाइज सॉल्यूशन निकाला था ना, ये अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कर रहा हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को इम्प्लाइड रेट से सोल्व कर रहा हूं, क्या सेम आंसर आता है क्या, चेक करेंगे। क्या क्वेश्चन था, दिस इज कस्टमर मिस्टर ए एंड दिस इज बैंक। अब की यार मान लेना कि एक ही बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है, क्योंकि इम्प्लाइड रेट आ गई ना सामने। हम इसको पाउंड दे रहे हैं 1 लाख, बदले में इससे रुपीज लेंगे। चलो लगाओ रूल, आपका रूल नंबर 1 और 2 दोनों लगा दो। रूल 1 क्या बोलता है, बेस करेंसी हम क्या कर रहे हैं, सेल, सेल का मतलब सस्ती रेट, ठीक है। आंसर निकालना है नीचे से ऊपर मतलब मल्टीप्लाई। तो 1 लाख को 90.625 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 90,65,500। ये आया था क्या ऊपर भी, दिस इज द आंसर सेम। तो देखो अब आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना आ जाना चाहिए कि जब भी मल्टीपल करेंसी दी हुई होगी और उससे कन्वर्जन करना है,
तो उसको करने के दो तरीके हैं, एक है स्टेप वाइज हर कोटेशन को यूज करो, एक है पहले इंप्लाइड रेट निकालो और इंप्लाइड रेट को यूज करो। ठीक है, चॉइस आपकी है, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कौन से आंसर से चलना है आपको, आंसर दोनों से क्योंकि सेम ही आता है। चलो जी, क्वेश्चन 1 हो गया, और आगे बढ़ो यहाँ पे। अब मैं इंप्लाइड के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2, देखो कोटेशन दे रखी है, सपोज आपको रूपी बाई डॉलर 71.20 71.40, और दूसरी जो कोटेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है सपोज येन अपॉन डॉलर। ठीक है, और ये दे रखी है सपोज आपको 152/154। कैलकुलेट implied रूपी अपॉन येन। चलो, क्या आप ट्राई कर सकते हो क्या इसको? पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, फिर चेक करेंगे आपका आंसर सही आ रहा है। गुंजन का आंसर आ गया, गुंजन ने कहा है 10964। इतना थोड़ी आएगा आंसर, दिस इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। दीपक का आंसर आ रहा है 0.462/0.469। हाँ, ये आंसर कुछ ठीक लग रहा है। 0.462 एंड 469, कोमल का भी यही आ रहा है, सत्यम का भी यही आ रहा है, देन साक्षी का भी यही आ रहा है, मतलब मेजोरिटी लोगों का यही आ रहा है। तो किसने अभी थोड़ा सा गलत बताया था, वो चेक करना एक बार आपका आंसर। क्या किया आप देखो यहाँ पे, अब मैं आपको वापस वही बोल रहा हूँ, एक बार इनको मन में इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, चेक करो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ऐसे फील कर करके निकालना है। ए इंटू बी करेंगे तो आंसर कुछ अलग ही आएगा, ए डिवाइड बाई बी करेंगे तो काम बन जाएगा। ए को बी से डिवाइड करने पे काम बन रहा है। अब ए को बी से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि रूपी अपॉन डॉलर लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाई येन अपॉन डॉलर लिखा जाएगा। और आपको पता है डिवाइड के सिंबल को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाए तो ये वाली जो कोटेशन है वो उल्टी हो जाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं डॉलर से डॉलर कट हो जाएगा और रुपीज बाई क्या बच जाएगा, येन। क्लियर है सबको? ये जो काम लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है सेम राइट में करना है। अब यार डिवाइड लग रहा है, ध्यान रखना, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो आंसर आएगा 71.20 डिवाइडेड बाई 154 इज, और सॉरी स्लैश 71.40 divided by 152. तो आंसर विल बी 0.4623 and 0.4697। बताओ किसी को अभी भी हो कि हमें तो ऊपर से जा रहा है,
ऐसा कोई बंदा है क्या, बंदा या बंदी, ऐसा कोई बंदा या बंदी है क्या जिसके एकदम ऊपर से जा रहा हो? क्योंकि ऐसी कुछ भी चीज नहीं है, मैथ सिंपल मैथ्स बोल रहा हूँ मैं आपको, मल्टीप्लाई चेक करो, डिवाइड चेक करो। किसी ने नहीं लिखा, इसका मतलब सबके समझ में आ रहा है। चलो अब एक लॉजिक और दे रहा हूँ, वो देखना है आप। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये तो आपको करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड को, है ना। आगे सोचो, बिड रेट, फटाफट से बताओ बिड रेट का मतलब क्या होता है, लो या हाई? बिड रेट मींस लो और हाई, लो नॉट हाई। पहले वाली रेट छोटी होती है ना, और आस्क वाली रेट क्या होती है, हाई होती है। अब देखो लॉजिक क्या है, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो छोटे नंबर को छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी ना छोटी वैल्यू। देखो मैंने कहा 72.50 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करूं मैं? अगर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर छोटा आएगा, या 1.40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर छोटा आएगा? बीड का आंसर छोटा आना चाहिए ना हमेशा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 72.50 को छोटे से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए डायरेक्शन सीधा चल रहा है, क्योंकि बिड वाली वैल्यू आपको छोटी लानी है। और यहाँ पे देखो, बड़े वाले नंबर को बड़े से मल्टीप्लाई करो तब काम बनेगा आपका। आई बात समझ में? एक और अब इस पे भी लगा के देखते हैं ये वाला। यहाँ पे आंसर क्या आया नीचे वाले में, यहाँ पे आंसर आया डिवाइड। अब देखना, अगर मेरे को 71.20 को किसी नंबर से डिवाइड करना है और आंसर छोटा चाहिए, तो किससे डिवाइड करूं, 152 से करूं या 154 से करूं? चेक करो। 71-20 को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो छोटा आंसर आएगा, या बड़े से डिवाइड, बड़े से। तो बस लॉजिक इज क्लियर। बाकी बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई का मतलब सीधा चलो, डिवाइड का मतलब तिरछा चलो। इतना सा अगर याद हो गया तो आगे तो कुछ देखना ही नहीं है इसमें। चलो और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अब की बार मैं कुछ अलग ही कोटेशन दे रहा हूं ताकि आप चलो जी। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इम्प्लाइड। देखो देखने में लग रही है बहुत गंदी सी करेंसी, पर इसीलिए कुछ भी आ सकता है वहां पे, तो ट्राई सारे करने हैं। इसमें इम्प्लाइड क्या निकालना है हमें, हमें सपोज इम्प्लाइड निकालना है येन बाई डॉलर। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ। आपको जो टर्म देने, ए बी 1 2 जो आपको देने वो दे सकते हो आप।
0.24 एंड 0.44। दक्षिता का आंसर अलग आ रहा है, सत्यम का, दीपक का अलग आ रहा है। सो चलो, तो ये सेकंड वाला आंसर कुछ हद तक सही लग रहा है। 2.27 चेक करने के। अब देखो, जिसको नहीं आ रहा है उसको फिर से चेक करवा रहा हूं मैं, देखना। इसको एक बार मैं ए लिख रहा हूं, इसको मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है। करना क्या है मुझे, देखो ए इंटू बी करूंगा तो काम नहीं बनेगा। मुझे क्या चाहिए, देखो और आगे ट्रिक बताता हूं। मुझे येन ऊपर चाहिए ना, तो पहले येन से स्टार्ट करो। इस ट्रांजेक्शन में, इस कोटेशन में येन ऊपर है, इस कोटेशन में येन ऊपर है, तो बी को मल्टीप्लाई डिवाइड करना सोचो आप, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो काम बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो डॉलर ऊपर आ जाएगा। तो बी को ए से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। बी को ए से डिवाइड करना है, ए को बी से डिवाइड नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया है। अगर आप हर सिंबल लगा के चेक कर लो, या तो आपको डाउट होता है तो ए इंटू बी करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ए को बी से डिवाइड करूंगा तो भी नहीं बनेगा। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको जो आंसर निकालना है उसमें ऊपर वाली करेंसी येन है, तो आप कोटेशंस में चेक करो कहीं येन ऊपर दिख रहा है क्या। दिख रहा है तो सबसे पहले इस कोटेशन को ले लो, बी को लिखो और फिर डिसाइड करो कि बी के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है और किसको डिवाइड करना है। तो आंसर आया बी डिवाइड बाई ए करो। बी डिवाइड बाई ए करने से येन अपॉन डॉलर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना है आपकी, यार बी से ए को डिवाइड करना है, मतलब इस नंबर को इससे डिवाइड करो और इस नंबर को इससे डिवाइड करो। चलो अब करके बताओ एक बार, ये आ रहा है कि आपने जो निकाला है, मतलब 0.05 को डिवाइड करना है, 0.0500 को तो डिवाइड करना है आपको किससे, 0.0220 से, ठीक है जी। और इधर किसको डिवाइड करना है, 0.0625 डिवाइडेड बाई 0.0150। तो आंसर विल कम 2.27/4.17। पक्का ये आ रहा है आंसर। मैंने यही गलती की, कोई इशू नहीं है, गलतियों से ही तो हम सीखेंगे। दिस इज नॉट एग्जाम गोइंग ऑन, एग्जाम नहीं चल रहा अभी, अभी तो प्रैक्टिस ही चल रही है। मजे आ रहे हैं क्या, आर यू एंजॉइंग, इज इट फन, फन है ये एक। चलो अब थोड़ा और आगे करोगे, कुछ और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें हम। इसमें एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं आपके पास 3 करेंसी ले रहा हूं, 3, क्योंकि आप लोग भी खिलाड़ी हो और खिलाड़ियों से खेल खिलवाने में मजा आता है मुझे। चलो जी, अब की बार मल्टीपल कोटेशन लिखा था ना, तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, कितनी भी हो सकती है। एग्जाम के लिए मैक्सिमम 3 करेंसी आएगी, चौथी नहीं आएगी, ठीक है। तो 3 का भी ट्राई कर लेते हैं। अब की बार कोटेशन दे रखी है हमें, रूपी डॉलर, रूपी डॉलर इज 72/73। नेक्स्ट कोटेशन इज पाउंड अपॉन डॉलर। okay, this is 0.80, 0.90, ठीक है जी। नेक्स्ट कोटेशन इज येन बाय पाउंड एंड दिस इज समथिंग अराउंड, आई ऐसे लिख देते हैं 350/380। चलो जी, यहाँ पे क्या इम्प्लाइड निकालना है, कैलकुलेट येन, सॉरी इम्प्लाइड वर्ड भी लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट इम्प्लाइड येन बाय रूपी। अब इसका वास्तविक कोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, बाजार में जाके चेक मत करना क्या रेट चल रही है, दिस इज ओनली फॉर फन। कोई ट्राई कर सकता है क्या, अब की बार ए बी की जगह ए बी सी 3 चीजें आ जाएगी। रूल वही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया है, जहां मल्टीप्लाई होगा वहां सीधा मल्टीप्लाई करना, जहां डिवाइड होगा वहां पे क्रॉस डिवाइड करना।
गर्मी। आ गया 3.83 और 4.75 आ रहा है क्या? चलो चेक करते हैं आपका आंसर। आपने आंसर दिया है 3.8, कुछ 3 बोल रहे हैं, कुछ 4 बोल रहे हैं। 8356 और 4.75 समथिंग ऐसा कुछ आंसर है। चलो सॉल्यूशन राउंड ऑफ करना है। जितना क्वेश्चन में डिजिट्स दी हुई है ना, देखो 2 डिजिट अगर दे रखी है तो कम से कम 2 तो करनी है। 2 डिजिट तो कम से कम करनी है। कई बार क्वेश्चन बता देगा कितनी डिजिट करनी है, जितना। अदरवाइज क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन में 4 डिजिट चल रही है तो आप भी 4 डिजिट में आंसर निकालना, ठीक है। मिनिमम 2 तो हमेशा लेनी है, उसको स्किप मत करना कभी। अब देखो यहाँ पे ए, बी और सी, इनको अज्यूम कर रहा हूं मैं। सबसे पहला जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं वैसे समझ लो। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है? येन। ढूंढो कहीं पे येन ऊपर दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना? बस सी से स्टार्ट करो आपका आंसर। आपका आंसर किससे स्टार्ट करो? सी से। अब चेक करो सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। नीचे क्या चाहिए? देखो आपको रुपी चाहिए। कहीं नीचे रुपी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा नीचे रुपी। रुपी ऊपर दिख रहा है। मतलब सी और ए को मल्टीप्लाई करना गड़बड़ हो जाएगा। सी को ए के साथ क्या करना है? डिवाइड। इतना तो हमें समझ में आ गया। इतना अगर आप लॉजिक लगा लोगे तो आगे बी अपने आप पता लग जाएगा। अब देखो सी और बी को आपस में क्या करना है? इन दोनों में कॉमन करेंसी कौन सी है? पाउंड। अगर पाउंड को काटना है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने से कटेंगे या डिवाइड करने से? बोलो, मल्टीप्लाई करने से कटेंगे या डिवाइड करने से? मल्टीप्लाई से कैसे कटेंगे? कट जाएंगे पक्का। एक ऊपर एक नीचे कट जाएंगे। तो यहाँ पे इंटू बी कर दिया। सो क्या आया कुल मिला के इफेक्ट? सी इंटू बी डिवाइड बाई ए, ऐसा इफेक्ट आया है। ठीक है, जितनी बार लिख के कर सकते हो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। सी इंटू बी अपॉन ए आया है फाइनल आपका आंसर। और इससे आपकी इंप्लाइड जो आ जाएगी वो आ जाएगी इंप्लाइड। आप काट के देखना चाहते हो तो आप काट के देख लेना। यहाँ पे जो कट के वैल्यू आएगी वो आएगी एन अपॉन रुपीज। अब जो काम इधर किया है वही काम आपको राइट हैंड में करना है। सी को बी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सी और बी को तो सीधी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और ए से डिवाइड करो। देखो क्या करना है, सी को बी से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पर इससे डिवाइड करो। ऐसे ही इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करो पर 72 से डिवाइड करो। चलो यही करना है। दिस इज योर आंसर। 350 इंटू 350 को 0.80 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे करेंगे? 72 से। स्लैश 380 multiplied by 0.90 and divided by 71। 72 गलत लिख दिया, 73 आएगा यहाँ। यहाँ 73 है, यहाँ 72 है। लो जी, इसको सोल्व करो और बताओ जो आपने निकाला था वही आ रहा है क्या? 350 इंटू 0.80 डिवाइडेड बाई 73, 3.8356 3.8356 स्लैश 380 इंटू 0.90 डिवाइडेड बाई 72, 4.75 डबल जीरो लगा देना। दोनों तरफ ध्यान रखना, डिजिट सेम रखना। आ गया समझ में? तो देखो कोटेशन 2 हो, कोटेशन 3 हो। अब मेरे हिसाब से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। बोलो हो जाएगा क्या ऐसा? देखो सेम सीक्वेंस चला देना। इधर सी, इधर भी सी लिखा मैंने। इंटू बी, तो इधर मैंने इंटू बी वाली कोटेशन से वैल्यू उठा ली।
डिवाइडेड बाई ए, तो मैंने इधर ए वाली कोटेशन से वैल्यू उठा ली। बस इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करनी है आपको। मैंने अब मॉड्यूल का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम, ताकि थोड़ा सा जितने कंसेप्ट हमने किए हैं उसकी और प्रैक्टिस हो जाए। आर यू रेडी? ठीक है, चलो फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? ऑन 25 मार्च 2015, 25 मार्च 2015, अ कस्टमर रिक्वेस्टेड हिज बैंक टू रेमिट, अब मतलब क्या होता है अब निकालना, टू रेमिट डीजी 12,50,000 टू हॉलैंड इन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ डायमंड्स अंडर एन इररिवोकेबल एलसी। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बातें बोल दी इन्होंने, उसकी जरूरत नहीं थी। अब आप तो केवल यहाँ पे इतनी सी बात मुझे निकाल के बता दो कि अगर एक कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर और बैंक, बैंक से कस्टमर डीजी, यहाँ पे डीजी शब्द लिखा हो ना, दिस इज करेंसी। हाँ जी, डीजी जो करेंसी है, ये आप बैंक से परचेज करना चाह रहे हो या बैंक को सेल करना चाह रहे हो? इतना सा मुझे इस फर्स्ट लाइन को पढ़ के सोच के बताओ, देखते हैं कौन सही से सोच पाता है। आप बैंक से डीजी खरीद रहे हो या बैंक को डीजी बेचने की बात हो रही है? पक्का? देखो, आपने कहा बाय करने की, आंसर इज परफेक्टली ऑलराइट। क्यों है यहाँ पे सुन लेना, जिसको नहीं समझ में आया। कस्टमर बैंक वाले को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप डीजी रेमिट कर दो, मतलब पे कर दो डीजी। किसको पे करने हैं? डीजी, जिससे मैं इंपोर्ट करके लाया हूं। ठीक है, तो मैं फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करके लाया हूं और उस इंपोर्टर को मुझे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए मैं बैंक से क्या कर रहा हूं? डीजी बाय कर रहा हूं। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो बैंक मुझे क्या दे रहा है? अगर बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है बाहर, तो खरीद तो मैं रहा हूं ना बैंक से। कितनी डीजी खरीद रहा हूं मैं? 12.5 लाख। चलो यहां तक तो समझ में आ गई बात। ये कब की बात है? ये बात है 25 मार्च की। 25 मार्च को मैंने बैंक को बोला था कि आप मुझे 12.5 लाख डीजी दे दो। डीजी दे दो मतलब मेरे बिहाफ में, मेरे जो एक्सपोर्टर है वहां का, दूसरे कंट्री का, उसको आप पेमेंट कर दो। ठीक है, आगे। However, due to bank strike, the bank could affect the remittance only on 2 अप्रैल। ओहो, क्या हुआ देखना यहाँ पे। मैंने बैंक को कब ऑर्डर दिया था? 25 मार्च को। पर बैंक ने एक्चुअल में मुझे डीजी कब सेल किए? है ना, बैंक में स्ट्राइक हो गई, तो बैंक ने मुझे एक्चुअल में डीजी सेल किए कब? 2 अप्रैल को किए ना। बैंक ने मुझे डीजी दिए, डीजी 12.5 लाख। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि 25 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। 25 मार्च को मैंने बैंक को बोला था भाई आज जो भी रेट है उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। पर बैंक स्ट्राइक हो गई, तो बैंक ने एक्चुअल में पेमेंट कब किया? 2 अप्रैल को। तो बैंक तो 2 अप्रैल वाली रेट से अपना पैसा ले। ठीक है, आगे देखो। द इंटरबैंक मार्केट डज रेट्स वर एज फॉलोज। इंटरबैंक मार्केट का मतलब क्या होता है? इंटर और इंट्रा का कंसेप्ट तो पता है ना आपको? बताओ, इंटरबैंक का मतलब क्या होता है? दो बैंक के बीच में। पर यहाँ ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? बैंक और कस्टमर के बीच में। मतलब ये जो मार्जिन यहाँ दे रखा है, दिस मार्जिन इज फॉर बैंक टू बैंक। इसीलिए नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, बैंक विशेष टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.25%। तो जो मैंने अभी आपको कमीशन वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, बैंक को कितना कमीशन चाहिए? 0.25% का कमीशन चाहिए, पर वो नेट चाहिए, उसको ध्यान रखना। तो वही तरीका हम लगाएंगे, एक बार कमीशन को इग्नोर कर दो, आंसर निकालो और लास्ट में कमीशन प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो
अब कोटेशन दे रखी है आपको कुछ 25 मार्च की भी दे रखी है, 2 अप्रैल को भी दे रखी है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में वो देखो, हाउ मच दैट डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लूज ड्यू टू द डिले। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है देखो, वो बोलना चाह रहा है अगर 25 मार्च को ट्रांजेक्शन हो जाती तो मुझे कितने रुपीज का पेमेंट करना पड़ता, और ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल को हुई है तो मुझे कितने रुपीज का पेमेंट करना पड़ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो मेरा प्रॉफिट लॉस होगा। समझ में आ रही है बात? कस्टमर चाहता था 25 मार्च को ट्रांजेक्शन हो जाए, जबकि ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल को हुई। तो वो ये चेक करना चाह रहा है कस्टमर कि उसको क्या यहाँ पे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है डिले होने की वजह से। ठीक है, कोटेशन कौन कौन सी है देखो, फर्स्ट कोटेशन इज डॉलर अपॉन रुपीज 100 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले तो आप इस कोटेशन को चेंज करके अपनी कंफर्टेबल करेंसी में लिख लो, डॉलर बाई रूपी कर दो इसको। ये रूपी 100 से डिवाइड कर रखा है ना, अब अगर 100 को हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दूं इनको दोनों को। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको हम बोल देंगे 0.02873 और ये वाले हो जाएगा 0.022962। आ रहा है समझ में? और ये क्या हो जाएगी 0.023063 डैश 0.023159। 100 भी लिखा हुआ आता है कई बार, इसलिए अपन अपनी कंफर्टेबल करेंसी में लिख लेते हैं ताकि हमें तो कोई दिक्कत ना हो। अब ये कोटेशन बन गई रूपी बाई डॉलर की, ये कोटेशन हो गई डॉलर बाई पाउंड की, दिस इज डॉलर बाई पाउंड एंड दिस इज डीजी बाई पाउंड। ठीक है, अगेन वही दो तरीके हैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के, एक स्टेप वाइज स्टेप और दूसरा दूसरा आप लिख के बताओगे दूसरा तरीका। एक तरीका है स्टेप वाइज स्टेप तीनों कोटेशन को यूज करूं, दूसरा तरीका है इम्प्लाइड रेट निकाल के करूं। कौन सा कंफर्टेबल है आपके लिए बोलो, कौन से तरीके से सोल्व किया जाए? इम्प्लाइड वाले से पक्का? चलो इम्प्लाइड वाले से अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको निकालना ये है। अब पहले तो मुझे ये बताओ आप बैंक को क्या दोगे, बैंक अगर आपको डीजी दे रहा है तो आप बैंक को क्या दोगे? पकड़ो यहाँ से कौन सी करेंसी देनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, कोई चीज नहीं बता रखी, तो आप अज्यूम करोगे आप इंडियन हो, और इंडियन के लिए बेस करेंसी क्या होती है, होम करेंसी क्या होती है, सॉरी रुपीज। ठीक है, तो आप ये मान के चलोगे कि आप रुपीज का पेमेंट कर रहे हो। तो इम्प्लाइड रेट किसके बीच में चाहिए आपको, रुपी एंड डीजी के बीच में आपको इम्प्लाइड रेट चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर देंगे इम्प्लाइड, देखो जो करेंसी ऊपर नीचे है उस हिसाब से ले लेता हूँ। इम्प्लाइड रूपी बाई डीजी ले लो क्या, नहीं सॉरी डीजी बाई रूपी ले लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। इम्प्लाइड डीजी बाई रूपी, आप बोलोगे मैं रूपी बाई डीजी लूंगा, वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। चलो जी, इम्प्लाइड डीजी बाई रूपी निकालना है अब आपको, कैसे होगा? डीजी बाई रूपी निकालना है ना हमें, इसको मैं ए बोल देता हूँ, दिस इज बी, दिस इज सी। देखो कहाँ डीजी ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ डीजी ऊपर दिख रहा है तो सी को एज इट इज लिख लो। रूपी कहीं नीचे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, इसका मतलब सी और ए तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में। अब सी और बी को चेक करो आपस में क्या कॉमन करेंसी कट रही है, दिस इज पाउंड, दिस इज पाउंड, मतलब बी से डिवाइड करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ? ठीक है, मेरे को ये तरीका बेटर लगता है, जिसका आपको डीजी ऊपर चाहिए तो आप चेक करो कहीं ऊपर है क्या, रुपी नीचे चाहिए तो चेक करो कहीं नीचे क्या है, तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो दोनों कोटेशन। तो आंसर आ रहा है ए इंटू सी अपॉन पी, ए इंटू सी अपॉन पी, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और डिवाइड करना है इसके साथ, तो आपकी इंप्लाइड डीजी बाई रूपी आ जाएगी। लिखना कुछ नहीं होता, जो मैं एबीसीडी लिखा रहा हूँ वो आपको रफ में कैलकुलेशन करनी है सारी। चलो मल्टीप्लाई करो, 0.02873 0.02873 मल्टीप्लाइड बाई 4 11 25 एंड डिवाइडेड बाई 1.9135। ठीक है, ऑब्लिक 0.02
0.022962। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, 0.022873 है ये, 0.022873। यहाँ पे है 0.022962 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 4 11 40 और 1 91 20। बताओ, कैलकुलेट करो इसको और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 0.022873 मल्टीप्लाइड बाई 4.1125 डिवाइडेड बाई 1.9135। दिस इज 0.0492। ठीक है, 4 डिजिट तक ले लेते हैं हम इसको। कितना आ रहा है ये? 0.0494। ठीक है, यहाँ पे देखो डिजिट ज्यादा है तो थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ सकता है। आ रहा है क्या ये? 0.0492 एंड 0.0494, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है आपका। ये कब की इम्प्लाइड रेट निकाली हमने? ये इम्प्लाइड रेट जो निकली है ना, ये है 25 मार्च की। देखो अब आप निकालोगे, अब मुझे बताओ कौन सी रेट यूज आएगी। रूल लगाओ, यहाँ पे रूल लगाओ और बताओ रेट कौन सी यूज आएगी, बिड वाली या आस्क वाली। देखो आप यहाँ पे बेस करेंसी कौन सी हो गई? अब बेस करेंसी हो गई रुपीज। रुपीज को क्या कर रहे हो आप? रुपीज को सेल कर रहे हो। सेल मतलब सस्ती रेट। हो गया काम। आंसर डीजी दे रखा है क्वेश्चन में, रुपी निकालना है मतलब डिवाइड करो। इससे डिवाइड करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ ट्रांजेक्शन would have affected on 25 मार्च, 25 मार्च को हो गई होती ट्रांजेक्शन, देन रुपी आउटफ्लो इज इक्वल टू 12.5 लाख डीजी था, डिवाइड कर दो उसको 0.0492 से। कितना आता है बताओ? दिस इज रुपीज। दो 254,06,504 रुपए। ठीक है, सही है। मतलब इतना पेमेंट करना पड़ता हमें अगर हम उस दिन पेमेंट करते तो। पर यहाँ पे कमीशन का एडजस्टमेंट हो गया क्या? रुपी आउटफ्लो विदाउट मार्जिन है ये तो। यहाँ पे कुछ मार्जिन भी तो बोल रखा था। अब मुझे बताओ मार्जिन ऐड होगा या लेस होगा? हम रुपी का पेमेंट कर रहे हैं, मार्जिन कितना दे रखा है यहाँ पे? बैंक का मार्जिन 0.25%। ऐड होगा ना? इसमें ऐड कर दो, ऐड मार्जिन। मार्जिन था 0.25% का, कितना होगा? इसका 0.25% निकालो। 25,47,000 कितना होगा? इतना थोड़ी होगा। 254,06,504। अच्छा फाइनल आंसर दे रहा हूँ।
0.25% कितना होगा इसका? 63,516। ये इसमें ऐड कर दो तो आप बोलोगे नेट रुपी आउटफ्लो कितना होता है उस दिन। नेट रुपी आउटफ्लो उस दिन कितना होता? 254,6,504 प्लस 63,516, तो ये हो जाता 254,70,020। तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो वैसे आप 254,70,000। ठीक है, अप्रोक्स करके लिखा जा सकता है, पर ठीक है, जो वैल्यू आ रही है वही लिखने देता। समझ में आया यहाँ तक? ये कैलकुलेशन जो हमने की है 25 मार्च को, एज इट इज कैलकुलेशन करनी है कब? 2 अप्रैल को। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, आप कॉपी में जब लिखोगे तो नीचे लिखोगे 2 अप्रैल को। ठीक है, साइड में मत करना। 2 अप्रैल को भी पहले इम्प्लाइड रेट निकालनी पड़ेगी आपको। अब देखो, अब दिमाग नहीं लगाना, जो इधर किया था मल्टीप्लाई डिवाइड वो इधर होगा, इम्प्लाइड डीजी अपॉन रूपी। बताओ मुझे फाइनल रेट कैलकुलेट कर। इम्प्लाइड डीजी बाई रूपी क्या आएगी 2 अप्रैल को? ये कोटेशन है, 2 अप्रैल को क्या रेट आएगी बताओ? मल्टीप्लाई किस तरीके से करना था? इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। फोर 4.852 गलत। इतना कहां से आ जाएगा? इतनी वैल्यू कहां से आएगी? 4 पॉइंट वैल्यू कहां से आएगी? वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। देखो क्या करना है वो तो मैंने बता ही दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और डिवाइड करना है इसके साथ। 0.0485, हाँ ये सही हो सकता है। 0.0485 ऑब्लिक 0.0487। अगेन रेट वगैरह कौन सी डिसाइड करनी है वो मैंने कर ली थी। इधर वाली वैल्यू काम आएगी, ये वाली वैल्यू काम आएगी डिवाइड करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रुपी आउटफ्लो विदाउट मार्जिन कितना होगा? 12.5 लाख डिवाइडेड बाई 0.0485। चलो बताओ कितना रुपी जाएगा ये? 257,73,196। इसमें ऐड कर दो आप मार्जिन 0.25%। 257,73,196 का 0.25%, ये आ जाएगा 64433। ये ऐड कर दो, ये आपका नेट रुपी आउटफ्लो आएगा। लो जी, अब मुझे बता दो, इस दिन पेमेंट, ये एक्चुअल पेमेंट है, ये पेमेंट होता अगर उस दिन ट्रांजेक्शन हो जाती, क्या प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? चेक कर लो, लॉस हो रहा है ना, ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। सिंस
आउटफ्लो ऑन 2 अप्रैल is greater than outflow on 25 मार्च। Therefore लॉस इज इक्वल्स टू, कितना लॉस हो गया, लेस कर दो दोनों को, 258 लाख रुपए 37,629 माइनस 254,70,020, कितना आ रहा है रुपीज। पॉइंट्स में कहां से आ गया बेटा, पॉइंट्स में तो आ ही नहीं सकता। 3,67,609 रुपए ये आ रहा होगा फाइनल। कितने रुपए का घाटा लग गया, कोई नहीं जी कोई नहीं, इतने रुपए का घाटा लग गया। क्यों लगा ये घाटा, रीजन ऑफ लॉस, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस लॉस, पूछा नहीं है, बता रखा है क्वेश्चन में, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, याद हो तो आपको। बैंक स्ट्राइक, वेरी गुड, बैंक ने डिले कर दी थी बैंक स्ट्राइक की वजह से। तो देख लो एक एक दिन भारी पड़ता है बिजनेस में, तो कुछ दिनों की डिले होते ही 3,67,000 रुपए का जेब से घाटा हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, अच्छा था ना क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखने में, यहाँ आंसर देखिएगा कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे 3,38,000 रुपए आ रहा है, हमारे कितना आ रहा है 3,67,000 रुपए आ रहा है। वाई दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है पॉइंट्स की वजह से। देखो इसने जो लिए ना वो 2 डिजिट ही लिए, ठीक है, और इसने जो इम्प्लाइड निकाली है वो निकाली है रूपी बाई डीजी। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग हिला दिया तो हिलना ही चाहिए ना दिमाग तो। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज के लिए, देन वी विल वन मोर क्वेश्चन। रेडी हो गया एक और क्वेश्चन के लिए? जल्दी से बोलो, एक क्वेश्चन और कर लें क्या? पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक क्वेश्चन है जिसका आधा पार्ट कर रहे हैं, आधा पार्ट कम करेंगे ना जी ना। होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं है अभी, अभी होमवर्क लायक नहीं बना है ये चैप्टर। अभी जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसी तरीके से क्वेश्चन करने पड़ेंगे होमवर्क में, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप एक बार बस रिवीजन पे ध्यान रखना इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ, इसका ए पार्ट कर रहे हैं, बी वाला पार्ट करेंगे हम कल एक नया कंसेप्ट पढ़ने के बाद। देखो, यू हैव फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। अब इन्होंने साफ साफ बोल रखा है बैंक ए और बैंक बी, दो बैंक है क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों बैंक ने अपनी अपनी कोटेशन दे रखी है, बैंक ए ने भी कोटेशन दे रखी है, बैंक बी ने भी कोटेशन दे रखी है, ठीक है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब आज की रेट, ठीक है। अब ये जो 3 मंथ 6 मंथ ले रखा है इसको एक बार भूल जाना, ये बी पार्ट में हो जाएगा। तो आपके लिए तो क्वेश्चन कितना सा है, आपको केवल एक तो ये कोटेशन देखनी है, एक ये कोटेशन देखनी है, ठीक है, दोनों बैंकों की, इस बैंक की भी देख लो, ये 4 चीजें आपके दिमाग में दिखनी चाहिए बस केवल। चलो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कोटेशन क्या क्या है, यूएसडी अपॉन सीएचएफ और जीबीपी अपॉन यूएसडी। चलो जी, पूछा जा रहा है हाउ मच मिनिमम सीएचएफ अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन जीबीपी। अगेन डायग्राम बना दो, काम हो जाएगा। पहले तो ये डायग्राम बनाओ कि कस्टमर, देखो यहाँ पे 2 कोटेशन है ना, और 2 बैंक है अलग अलग, पर दोनों बैंकों ने दोनों कोटेशन दे रखी है। तो मैं तो केवल एक बार ये बात कर रहा हूँ कि बैंक और कस्टमर के बीच में
जो ट्रांजेक्शन होने वाली है उसमें कस्टमर क्या देगा बैंक को, ये बता दो। कस्टमर बैंक को क्या देना चाहता है? CHF, वेरी गुड। बस ये फिर तो बहुत इजी लग रहा है आपको चैप्टर। अगर ये चीजें आप बता रहे हो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ ये CHF तो देगा, और लेगा क्या बैंक से? बैंक से लेगा क्या ये? GBP लेगा। कितनी GBP लेगा वो भी बता रखा है, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितनी होती है? 10 lakhs। ठीक है, सबको बताना है मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन कितना होता है। चलो जी, अब इसमें देखना है यहाँ पे, क्या किसी बैंक ने CHF और GBP की कोटेशन दे रखी है क्या? अगर दे रखी होती तब तो कोई इशू नहीं है। चेक करो, CHF और GBP की कोटेशन है क्या आपके पास? नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आया। बोलो, स्टेप वाइज स्टेप चले या इम्प्लाइड से चले? इम्प्लाइड से नहीं चलेंगे, एक बात है, उसका रीजन समझो पहले। इम्प्लाइड लगाएंगे तो भी बाद में लगाएंगे। यहाँ पे एक ही चॉकलेट आपको 2 दुकान पे मिल रही है, तो पहले आप ये नहीं डिसाइड करोगे क्या चॉकलेट लेने कहाँ जाऊं? बोलो, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना नहीं पड़ेगा कि किस बैंक के पास जाऊं? और क्या आपको एक ही चॉकलेट खरीदनी है इस क्वेश्चन में? देखो, यहाँ पे अगर 2 कोटेशन है मतलब आपको ट्रांजेक्शन 2 बार करनी पड़ेगी। एक बार आपको USD के साथ कुछ ना कुछ करना है, प्लस माइनस। एक बार आपको CHF बाय या सेल करना है। तो मतलब क्वेश्चन में 2 बार आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो आप 2 बार डिसाइड करोगे कि USD वाली ट्रांजेक्शन कौन सी बैंक से करूं और CHF वाली ट्रांजेक्शन कौन सी बैंक से करूं। आ रही है बात समझ में? अब मुझे बस इतना सा बता दो, जो कस्टमर है उसके पास हाथ में कौन सी करेंसी है? कस्टमर को अपनी जेब में अपनी करेंसी देखनी है, उसके पास कौन सी करेंसी जेब में? बताओ मुझे, उसके जेब में कौन सी करेंसी है? CHF है, वेरी गुड। बस इसी से आपका आंसर चलेगा। तो मैं एक रूट बना रहा हूं, वो समझना पहले। आपके पास CHF है ना, तो आप क्या करोगे? CHF को सेल करोगे। ठीक है, अब CHF सेल करने के लिए देखो आप कहाँ जाओगे, CHF वाली कोटेशन है फर्स्ट वाली। अब मुझे बताओ, CHF अगर कस्टमर बेचना चाहता है तो उसे सस्ती रेट मिलेगी ना? सस्ती रेट मिलेगी, पक्का? CHF बेचने चला हूं मैं बाजार में, मैं चॉकलेट बेचने जा रहा हूं, कौन सी बैंक को बेचूंगा चॉकलेट? जो मुझे कम पैसे देगा या ज्यादा पैसे देगा? वेरी गुड, ये चीजें पकड़ में आ रही है आपके। यहाँ पे बैंक बी आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे रहा है, इसलिए पहली ट्रांजेक्शन तो मैं बैंक बी से करूंगा। तो मैं इसको गोला लगा देता हूं, ये मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो देखो, CHF सेल किया मैंने, CHF सेल करके मुझे क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। और ये मैंने किसके साथ किया? बैंक बी के साथ, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब मैं चला हूं डॉलर सेल करने, डॉलर सेल करूंगा। डॉलर किसके पास सेल करूं, चेक करो। डॉलर बेचने चला हूं, अब की बार ये इतने पैसे देगा, ये इतने पैसे देगा। अब की बार डॉलर की ट्रांजेक्शन मैं किससे करूंगा? ए से। तो डॉलर सेल करके क्या लेंगे? डॉलर सेल कर दो, और डॉलर सेल करके क्या ले लो? GBP ले लो। ये लेंगे हम ए से। लो, अब इम्प्लाइड बनानी है तो बना सकते हो। ठीक है, और स्टेप वाइज करना है तो स्टेप वाइज कर सकते हो। तो देखो, पिछला इम्प्लाइड से किया था, ये वाला स्टेप वाइज से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे, स्टेप नंबर 1। अब पहले मुझे ये बताओ, क्या CHF और डॉलर, इन दोनों में से आपके पास कोई भी अमाउंट अवेलेबल है क्या क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन में जो फिगर दे रखी है वो किसकी दे रखी है? तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको समझनी है। हो सकता है अब एग्जाम में आंसर यहाँ से स्टार्ट कर दो, पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा बाद में। अल्ले, इसमें तो हम अटक गए।
क्योंकि आप ये तो डिसाइड कर लोगे कि रेट कौन सा है। देखो रूल नंबर 1 डिसाइड करोगे आप, रूल नंबर 1 में आपने रेट डिसाइड कर ली, ये रेट आपके काम की है, पर इस रेट को मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करोगे आप? कोई वैल्यू तो है ही नहीं आपके पास, है ना। तो आपको जो रूट है वो चलना पड़ेगा उल्टा। समझ में आ रही बात? पहले आप ये वाला करोगे, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी और ये आपकी सेकंड स्टेप होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप जो है वो उल्टी चलानी है। तो अब याद करना है जिसको वो कर लेना। स्टेप कैसे चलती है? पहली स्टेप उस करेंसी की होगी जिस करेंसी का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में जीबीपी वाला अमाउंट दे रखा है ना, तो जीबीपी वाली जो कोटेशन है वो रूट पहले लेंगे। चलो फर्स्ट स्टेप क्या बोलेगा? फर्स्ट स्टेप बोलेगा कस्टमर, लैंग्वेज नोट कर लेना, ये लैंग्वेज लिखनी है। कस्टमर will sell dollar to buy GBP 1 million। ठीक है, 1 मिलियन जीबीपी खरीदने के लिए वो क्या करेगा? विल सेल डॉलर टू बाय जीबीपी 1 मिलियन फ्रॉम टू बैंक बी। बैंक बी को करेंगे हम, ठीक है जी। देयरफॉर डॉलर रिक्वायरमेंट, कितनी डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी बताओ यहाँ पे? डॉलर रिक्वायरमेंट बोल दो या डॉलर आउटफ्लो बोल दो? कितना डॉलर का आउटफ्लो करें हम? बैंक ए क्या, सॉरी बैंक ए लगा दो, बैंक ए था यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो डॉलर का आउटफ्लो कितना आएगा देखो। अब यहाँ पे बेस करेंसी की बात कर रहे हैं हम। बेस करेंसी कौन सी है यहाँ पे? यूएसडी। बताओ डॉलर के साथ आप क्या कर रहे हो? डॉलर सेल कर रहे हो ना। डॉलर सेल कर रहे हो मतलब सस्ती वाली रेट काम आएगी, ये वाली रेट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है जीबीपी, आंसर निकालना है नीचे वाली करेंसी में, मतलब डिवाइड कर दो। तो 1,7645 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रही है बात? 1,7645 से डिवाइड कर दो 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाई 1,7645 कितना आता है? दिस इज योर डॉलर आउटफ्लो। डॉलर 5,66,733 कर दें इसको राउंड ऑफ में। ठीक है, पॉइंट्स में भी चल सकते हो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो। चलो पॉइंट ही कर देते हैं हम एक बार। 32.79। देखो फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गई। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में आपको दो करेंसी है, CHF और डॉलर। अब डॉलर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये डॉलर की वैल्यू है। ठीक है, तो स्टेप 2 लिख रहा हूं मैं अब, स्टेप नंबर 2। अब क्या करेगा स्टेप 2 में कस्टमर? अब हम बोलेंगे कस्टमर विल बाय डॉलर। डॉलर खरीदने पड़ेंगे उसको। कितने डॉलर खरीदने? 5,6,732.79। वैसे पॉइंट्स में नहीं होते हैं पर ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम कर सकते हैं। कस्टमर विल बाय डॉलर इतने फ्रॉम बैंक बी। बी से खरीदेगा। देयरफॉर CHF आउटफ्लो कितना होगा उसका? चलो अब रूल लगाते हैं 1 और 2 दोनों। CHF कोटेशन देखो, बैंक बी की कोटेशन कौन सी है? CHF इज द बेस करेंसी। CHF क्या कर रहे हो आप? सेल कर रहे हो, मतलब सस्ती रेट, तो रेट तो ये लगेगी। क्वेश्चन में आपको कौन सी दे रखी? क्वेश्चन मतलब आपके पास अब कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? आपके पास डॉलर है, आंसर निकालना है। CHF में मतलब डिवाइड कर दो आपके पास, तो 1,46,53 से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करना है 1.4653। दिस विल बी योर आंसर। कितना CHF आता है बोलो?
386,769। दिस इज मिनिमम CHF। देखो अगर आप दिमाग लगा रहे हो कि बैंक ए से जाऊं या बी से जाऊं तो मिनिमम आंसर आएगा। आप दोनों ही काम एक ही दुकान से कर लेते हो तो आपको आउटफ्लो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना है। वो मिनिमम CHF की बात कर रहा था। तो एक तरीका ये भी होता है, जल्दबाजी में क्या करते हैं हम दोनों ही काम एक बैंक से कर लेते हैं, दोनों से निकाल देते हैं हम। बैंक ए से निकाल देते हैं, बी से निकाल देते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके बोल देते हैं कि ये कम अमाउंट है तो बैंक बी के पास जाएंगे या ए के पास जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी दोनों ट्रांजेक्शन एक ही बैंक से हो, दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग बैंक से किए जा सकते हैं। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? दोबारा वीडियो को एक बार देख लेना, लिंक चाहिए मेरे से मंगवा लेना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। होमवर्क आपका जो आपने क्वेश्चंस अभी किए हैं वही क्वेश्चंस दोबारा करने हैं, यही होमवर्क है, नया कोई भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है। ठीक है, इसका बी पार्ट है अभी पेंडिंग है, ध्यान रख लेना, इसको बाद में करेंगे। सर एक बार म्यूचुअल फंड का डाउट बता दो। अब आज तो टाइम ज्यादा हो गया, कुछ वैसे ही स्पेसिफिक डाउट है तब तो बोलो, क्वेश्चन पूरा सोल्व करवाना है तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताओ, कुछ डाउट अगर पूछने लायक है तो पूछ लो, क्वेश्चन ही करना है, सॉल्व नहीं करना ना तो बताओ। बोलो कौन सा डाउट, क्वेश्चन नंबर बोलो। स्कैनर दिसंबर 2018, दिसंबर 2018 का 6th क्वेश्चन। हाँ जी, दिसंबर 2018 का 6th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 म्यूचुअल फंड दे रखे हैं, 5 म्यूचुअल फंड दे रखे हैं, पांचों म्यूचुअल फंड का रिटर्न दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, बीटा दे रखा है। ठीक है, फिर पूछा है कंप्यूट शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो एंड रैंक दीज फंड्स, RF भी दे रखी है 6%। ये तो निकल गया होगा ये पार्ट। तो शार्प रेशियो में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, फिर बीटा हो गया ये। तो कंप्यूट अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ दीज फंड्स, तो इसमें निकालना है अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है। अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सिस्टमेटिक रिस्क के लिए आपको एक तो चाहिए बीटा और एक चाहिए मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, हाँ ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, इसमें कुछ अजम्पशन ली हुई है। देखो आंसर में इसमें मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो कुछ अज्यूम किया हुआ है। SD माइनस बीटा, HD माइनस बीटा किया हुआ है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाली है इसने A की 5.75 है ना, और ये कैसे निकाली है इसने? HD माइनस बीटा बोल रहे हो आप? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस बीटा किया है? नहीं ऐसे नहीं होगा, वो कुछ और किया होगा उन्होंने। स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस बीटा नहीं किया, वो कुछ अज्यूम किए एक अमाउंट। कौन सी अमाउंट अज्यूम की है वो एक बार देखते हैं हम। बीटा इंटू HDM करना होता है आपको, HD ऑफ मार्केट अगर 1 मानोगे आप। हाँ इसमें ये किया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने HD ऑफ मार्केट को है ना 1 मान लिया, इसको मानते हुए आंसर निकाला भाई। अब आप करोगे ना, आप सारे मैच हो जाएंगे आपके शायद। HD ऑफ मार्केट को अगर आप 1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसे मान लिया? ऐसे तब मानते हैं जब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है। हाँ जी, बीटा ऑफ मार्केट 1 होता है, वो तो पता ही ना अपने को, इसीलिए तो बोल रहे हैं हम, इन्होंने माना है। तो ऐसी गलती हो गई, दोबारा क्वेश्चन एज इट इज छपेगा तो आपको भी ध्यान रखना है।
वैसे दोबारा ऐसा क्वेश्चन छापेंगे नहीं वो, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा ऐसे क्वेश्चन नहीं छापते। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार क्वेश्चन में आरएफ नहीं दी हुई होती तो आप अज्यूम करते हो। अब उसमें एक प्रॉब्लम आती है, कोई बच्चा 5% अज्यूम कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 7 कर रहा है, तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, और जब सजेस्टेड आता है ना, उसमें एक ही आंसर दिया हुआ आता है। अब वो चेकिंग करने वाले को सोचना होता है। हालांकि उसमें एक लाइन लिखी हुई आती है कई बार नीचे कि अजम्पशन में हैव टेकन एज अदरवाइज, कि अलग अजम्पशन भी ली जा सकती थी, पर वो चेकिंग करने वाला देखता ही नहीं है इतना। वो यही देखता है कि आंसर दिया हुआ है, आंसर को मैच करता है, नहीं मैच होता तो काट देता। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो अच्छे से चेक करते हैं, वो एक अलग बात है। तो आप ध्यान रख लेना, इसमें एक अजम्पशन ली हुई है एच डी ऑफ मार्केट 1 माना हुआ है, जिसको कोई लॉजिक नहीं है उसका, पर कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको रटना है, तो उस तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यही था इसमें डाउट। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, विच ऑफ द टू मेजर इन वन इज मोर अप्रोप्रिएट एंड वाई। हाँ, दोनों में से बढ़िया मेजर कौन सा है। देखो शार्प रेशियो जो होता है ना, शार्प रेशियो में बेस में हम लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि ट्रेनर रेशियो में हम बेस में लेते हैं बीटा। और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क बताता है, जबकि बीटा केवल सिस्टमेटिक रिस्क का एक मेजर है। तो दोनों रेशियो में से अगर बेटर आपको बताना है तो शार्प रेशियो को हम थोड़ा सा बेटर बोलेंगे। हालांकि दोनों में कुछ लिमिटेशन है, कुछ एडवांटेज है, पर अगर आपको बताना ही है कि दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, तो आप बोलोगे शार्प रेशियो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये टोटल रिस्क को कंसिडर करता है ना, जबकि ट्रेनर रेशियो जो है वो केवल सिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर करता है। तो ट्रेनर रेशियो कुल मिला के उन्हीं पोर्टफोलियो में यूज आ सकता है जो कि फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है। हरी बात समझ में। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं ट्रेनर रेशियो कैन बी यूज्ड या फिर मोर अप्रोप्रिएट फॉर ओनली दोज पोर्टफोलियोज विच आर फुल्ली डाइवर्सिफाइड। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या लिख रखा है, ट्रेनर मेथड अज्यूम दैट देयर इज नो अनसिस्टेमेटिक रिस्क एंड देयर इज, हाँ देखो ये लिखा है ना, देयर इज नो अनसिस्टेमेटिक रिस्क। इन्होंने कहा है कि अनसिस्टेमेटिक नहीं होती, फुल्ली डाइवर्सिफिकेशन है। जबकि शार्प बोल रहे हैं नॉट अज्यूम दी, शार्प ये नहीं मानता। और फिर ये बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट टोटल रिस्क कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टमेटिक। चलो वही बात लिखी है कुल मिला के। और fourth part, assuming that RF is not known, would you still be able to rank the funds using Sharpe and Trainer? देखो RF नहीं है तो RF नहीं होगी, तो आप उनको रैंकिंग तो दे सकते हो, रैंकिंग देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही RF यूज आती है। उसने जो लिखा है वो बता दो, इसने क्या लिखा है अभी फोर्थ पॉइंट में, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द मीन रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन are estimated from historical data over the period of interest. ठीक है, and the risk free return is chosen accordingly. Therefore risk free rate is required for the computation. तो इसने ये रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, ये रिस्क फ्री रेट है, इसको आरएफ पढ़ना। अकॉर्डिंगली आरएफ इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटेशन। ठीक है, तो रिस्क फ्री रेट वैसे होना जरूरी है, पर दोनों में क्या होता है देखो, फॉर्मूला क्या होता है, आरपी माइनस आरएफ अपॉन एचडीपी, यही फॉर्मूला होता है ना। मान लेते 10 इसका रिटर्न है, माइनस 4 एचडी है, और रिस्क है सपोज 6%। और इधर क्या होता है ट्रेनर में 10 माइनस 4 अपॉन बीटा आता है, मान लेते हैं बीटा 2 है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही आएगी ना दोनों में। तो दोनों से अगर कंपेयर करोगे तो चल जाएगा काम, पर इंडिविजुअली नहीं चलेगा। आरएफ होना जरूरी है, बिना आरएफ के रेशियो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, उसको हम शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है निकाल सकते हो क्या, तो उसने आंसर तो कुछ और ही लिखा है नीचे। आप तो ये ध्यान रखना, क्या
आरएफ नहीं पता तो क्या रैंकिंग दे सकते हो? दे सकते हैं एक आरएफ अज्यूम करके। समझ रहे हो बात को? एक आरएफ को अज्यूम करके दे सकते हैं रैंकिंग, क्योंकि कोई भी आरएफ रखो सब में तो आरएफ सेम ही रखोगे ना हर पॉइंट में। जैसे इसका रिटर्न 15 माइनस आरएफ करोगे 18 माइनस, तो सब में आरएफ तो सेम ही है, तो आरएफ अज्यूम करके रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है, और बस अब हम थक चुके हैं। ठीक है, आज तो बहुत हो गया, वैसे भी कोई इशू नहीं है। अब एक बार आप दिसंबर 2018 और 2019 के म्यूचुअल फंड के सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बता देना, एक क्वेश्चन कल हम ट्राई कर लेंगे जो नहीं हो रहा हो, पूरा क्वेश्चन जो करना हो। डाउट्स होंगे वो तो हम ले ही लेंगे लास्ट। चलो, आज के लिए इतना ही। तो क्लास एंड होती है यहाँ पे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।